तोता मैना की कहानी। कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाए, कहानियाँ ऐसी कि आपकी सोच को बदल दे, कहानियाँ ऐसी जिसे सुनकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाए। तो सुनना ना भूले कार्यक्रम गीतों भरी कहानी महीने के पहले शनिवार शाम 8 बजे से सिर्फ और सिर्फ रेडियो आशिकाना पे। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती। पिंजरे में कैद खामोशी को आवाज़ बनाती हूँ, टूटे रिश्तों पर मलहम लगाकर मजबूत बनाती हूँ, बेजान बेतरतीब हंसी को प्यारी सी मुस्कान बनाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस कहानियाँ सुनाती हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो आशिकाना, और रेडियो आशिकाना सुनने वाले समस्त श्रोताओं को मेरी यानी ममता शुक्ला की तरफ से नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि कल आप सबने सुना, आरजे उदिता जी ने बताया कि आज कुछ खास है आपके लिए प्रोग्राम। तो सस्पेंस खत्म करते हैं और बताते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। कहानियाँ जो कि हम सबने बचपन में बहुत सुनी हैं, कहानियाँ सुन सुनकर ही बड़े हुए हैं। कहानियाँ जिनमें हम कभी कभी खुद को रख लेते हैं, कहानियाँ वो जिनमें हम मिलते हैं खुद से। तो एक ऐसी ही कहानी लेके आई हूँ मैं आज आप सबके लिए। उम्मीद करते हैं सभी को पसंद आएगी, और प्रोग्राम का नाम है गीतों भरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की कहानी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है 100 का नोट, और इसके मुख्य पात्र हैं विमल और रमाकांत। बाबूजी, ई वाला नोट नहीं चलेगा, सब्जी वाले ने 100 का नोट विमल को वापस करते हुए कहा। अरे क्यों नहीं चलेगा भाई, नकली है क्या? विमल ने झुंझुलाते हुए पूछा। बाबूजी, इस पे कुछ लिखा हुआ है, आगे नहीं चला तो हम क्या करेंगे इसका? 100 रुपए का नोट है, चलेगा कैसे नहीं? तो आप ही रख लीजिए ना अपने पास, कहीं और चला लीजिएगा, सब्जी वाले ने अपनी वॉल्यूम बढ़ाते हुए कहा। आसपास की दुकान में खड़े हुए लोग घूमकर उसे देखने लगे। बस यही तो नहीं पसंद था विमल को, वह हमेशा लोगों की नज़र से दूर रहना चाहता था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर नोट वापस लिया और अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। घर आकर रोज की तरह उसने खाना बनाया और रेडियो ऑन करके लेट गया। सूरज ढल जाने के बाद भी कमरे में मध्यम सी रोशनी आ रही थी। अचानक उसे आज बाजार में हुई बात याद आ गई। शर्ट की पॉकेट से उसने वो नोट निकाला, उस पर लाल रंग से अंग्रेजी में लिखा था लोनली, फिर एक क्वेश्चन मार्क था और उसके नीचे एक मोबाइल नंबर। लोनली यानी कि अकेलापन। विमल की जिंदगी में तो कूट कूट के भरा हुआ था। पिता की सूरत उसे याद भी नहीं थी, और ग्रेजुएशन के दूसरे साल ही जब माँ भी गुजर गई तो वो नितांत अकेला हो गया। कोई भाई बहन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, और दोस्त बनाना तो उससे कभी हुआ ही नहीं। ये बात नहीं थी कि दुनिया बुरी थी, बस उसे यूँ लगता था कि मानो वो ही इस दुनिया के काबिल नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद से और पिछले 16 साल से वो साहनी टूल्स एंड ट्रेवल्स में काम कर रहा था। एक कमरे के ऑफिस में एक तरफ साहनी साहब बैठते और दूसरी तरफ विमल। साहनी साहब के लिए विमल ऑलमोस्ट अदृश्य ही था, और विमल भी खुश था अपनी इस अदृश्यता पर। साहनी साहब को विमल सिर्फ काम के वक्त दिखाई देता था। शायद यही वजह थी कि वो इतने सालों तक इतने कम वेतन पर भी वहाँ पर टिका रहा। उसका एक और भी बहुत गहरा रिश्ता था, और वो था उस बरसाती के साथ जिसमें वो पिछले 16 साल से किराए पर रह रहा था। एक छोटे से 8 बाई 10 के कमरे में उसने अपनी दुनिया समेट ली थी, लेकिन वो जानता था कि इतने छोटे से कमरे में इतने कम वेतन में गृहस्थी नहीं समेटी जा सकती, इसीलिए उसने कभी शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं था। खलता तो उसे भी रोज ही था अकेलापन, लेकिन वो ऑफिस की फाइलों के बीच खो जाता और घर पर खुद को वो 4 दीवारों के बीच रख देता। साहसी हालात से लड़ते हैं और कायर भागते हैं, और आम आदमी हालात से समझौता कर वक्त के चरखे पे उम्र की सूत काटता रहता है। विमल भी एक ऐसा ही जुलाहा बन चुका था। विमल पिछले 10 मिनट से उस नोट को ताके जा रहा था। उसने कई किस्से पढ़े थे अखबारों में, जहाँ लोगों के अकेलेपन का फायदा उठाकर उन्हें लूट लिया जाता था। कहीं ये भी तो कुछ ऐसा नहीं था? एक पल के लिए उसके मन में ये सवाल उठा। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान तैर उठी। कंधे उचकाते हुए बड़बड़ाया, मेरे पास लुटने को है ही क्या? और मध्यम स्वर में एक गीत बजता है। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। ये दुनिया
ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, जिस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना ना मिला। दिल तर से जिसमें प्यार को क्या समझूं उस संसार को, एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। ये दुनिया, ये महफिल
मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो, या सारे बंधन तोड़ दो, ए पर्वत रास्ता दे मुझे, ए कांटो दामन छोड़ दो। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तो अब तक की कहानी में आपने सुना कि बिमल उस नोट पे लिखे हुए नंबर के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उठा तो रात के 9 बज चुके थे। उसके सामने अंधेरा फैला हुआ था और उसमें पसरा हुआ था उसका अकेलापन। उसे ऐसे अंधेरों से डर लगता था। उसने डर से मुट्ठी भींची तो उसे एहसास हुआ कि वो नोट अब भी उसके हाथ में था। उसने नोट को एक बार देखा और ना जाने क्यों उसकी उंगलियों ने उसके मोबाइल से वो नंबर डायल कर दिया। चार रिंग जाने के बाद में आवाज़ आई, हेलो। बिमल ने आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि उस तरफ से कोई 60-65 साल का इंसान होगा। हेलो, फिर से आवाज़ आई। ओ हाँ, वो 100 रुपए के नोट पे आपका नंबर था। विमल हड़बड़ाते हुए बोला। अच्छा, वो क्या नाम है आपका? उस व्यक्ति ने पूछा। विमल शर्मा। क्या करते हो? एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी, विमल ने अनमना होकर कहा। अच्छा, घर पर कौन कौन है? उस आवाज़ ने बड़ी नरमी से पूछा। विमल को उसकी ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसका मन हुआ कि एक बार वो कॉल काट दे, लेकिन कुछ तो था उस आवाज़ में जिसने उसे कॉल काटने से रोक लिया। जी कोई नहीं है मेरे घर पे, विमल ने यूँ कहा मानो उसे ये चैप्टर बंद करने की जल्दी हो। ओ अच्छा, आज गर्मी कितनी है ना? उस व्यक्ति ने टॉपिक बदलते हुए कहा। जी है तो, लेकिन सर आप कौन हैं? और ये विमल अपना सवाल पूरा कर पाता उससे पहले सज्जन बोल पड़े। मेरा नाम रमाकांत है, मैं यहीं नेहरू नगर में रहता हूँ। वैसे आपके यहाँ लाइट जाती है क्या? जी जाती तो है, लेकिन कभी कभार 1-2 घंटे के लिए, विमल ने कहा। दोस्त बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें तुम कहूँगा तो। विमल के जवाब का इंतजार ना करते हुए रमाकांत ने पूछ लिया, तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है? एक अजनबी से के मुँह से दोस्त कहे जाने पर विमल को कुछ अजीब सा लगा, मानो उसके सीने के बाईं ओर कुछ हलचल सी हुई हो। मैं खुद ही बनाता हूँ, उसने धीमे से कहा। अच्छा, खाने में क्या क्या पसंद है तुम्हें? रमाकांत ने तुरंत पूछ लिया। सवाल सुनते ही विमल को लगा मानो उसके गले में एक बड़ा सा गोला अटक गया हो। माँ के जाने के बाद पिछले 17 सालों से किसी ने उससे ये सवाल नहीं पूछा था। वैसे माँ के हाथ की बनाई हुई खीर उसे बहुत पसंद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसके गले और आंखों में दर्द उतरने लगा था। अरे दोस्त बोलो तो, मुझे तो तिलक चौक की कचौरियाँ बहुत पसंद हैं, उधर से रमाकांत बोल रहा था। विमल खुद को संभाल नहीं पा रहा था और उसने वो कॉल काट दिया। वो रात भर सोचता रहा कि क्या अजीब माजरा है, क्यों कोई उसके बारे में जानना चाहेगा। उसके अकेलेपन से सामने वाले व्यक्ति को क्या मतलब, पता नहीं ये
क्या खेल था, लेकिन हाँ एक बात तो थी, उस व्यक्ति ने अनजाने में ही सही लेकिन उसके मन की कोई तार छेड़ दी थी। विमल निश्चिंत था। अब उस नंबर से उसका पीछा छूट गया था क्योंकि उसने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया था, लेकिन वो गलत साबित हुआ। अगले दिन शाम को 7 बजे उसी नंबर से उसे कॉल आया। उसने कुछ देर तो फ़ोन बजने दिया, फिर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वैसे भी साहनी साहब और टेली मार्केटिंग वालों के अलावा कोई तो नहीं था जो उसे फ़ोन करता। तीसरे दिन फिर शाम 7 बजे उसी नंबर से कॉल आया। विमल ने अपना मन बना लिया था कि अब कभी उस व्यक्ति का कॉल आया तो वह उसे कह देगा कि उससे बात करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने मन में बनाए डायलॉग को बोलने के लिए जैसे ही विमल ने फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आई, अरे दोस्त कहाँ चले गए थे, एक चुटकुला सुनोगे? फिर से बिना सहमति का इंतजार किए रमाकांत ने चुटकुला सुना डाला। विमल मन में सोच ही रहा था कि अजीब चिपकू इंसान है, लेकिन इतने में उसे चुटकुला सुनकर हंसी आ गई और सालों बाद आज वो हंस रहा था। उसे लगा मानो उसका 8 बाई 10 का कमरा खुला आसमान बन गया हो और वो उसमें पंख फैलाए उड़ रहा हो। उस दिन रमाकांत से उसकी आधे घंटे बात हुई। ज़्यादातर समय वो रमाकांत के सवालों के जवाब दे रहा था, लेकिन उस दौरान वो रमाकांत से कोई सवाल नहीं पूछ सका, बल्कि रमाकांत ने उसे कोई सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया था। उस रात बिस्तर पर जाते ही उसे नींद आ गई थी। अब विमल और रमाकांत की रोज बातें होती। विमल शाम का इंतजार करता और दिन भर अपनी जिंदगी और आसपास की घट रही घटनाओं पर ध्यान देता, ताकि शाम को जब रमाकांत का फोन आए तो उसके पास भी कुछ बताने को हो। उसे लगने लगा कि वो भी दुनिया का एक हिस्सा हो गया है। एक बार तो वो तिलक चौक पर कचौरी खाकर भी आ गया। लौटकर जब उसने रमाकांत को बताया कि वो कचौरियाँ अच्छी लगी तो रमाकांत ने उसे तमाम उन हलवाइयों की दुकानों के बारे में बताया जहाँ पे अच्छी मिठाइयाँ और नमकीन बनते थे। अब विमल अक्सर उन दुकानों पर जाने लगा था। उसके जीवन में एक अनजाना सा रंग भरने लगा था। 3 महीने यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन शाम को 6 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और दूर कहीं एक गीत बज रहा है। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है।
कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चुमन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चुमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। तो अब तक की कहानी में आपने सुना कि बिमल के घर का डोरबेल बजता है और बिमल दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक सज्जन खड़े हैं। आप बिमल शर्मा हैं? जी, कहिए। मैं रमाकांत साहब का वकील हूँ, उन्होंने आपके लिए 1 लाख रुपए का चेक भेजा है। बिमल ने लिफाफा खोला तो उसमें 1 लाख रुपए का चेक और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय दोस्त, वैसे तो इस दुनिया में हम आते अकेले हैं और जाते भी अकेले ही हैं, पर इस आने जाने के दरमियान हम में से कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता। कुछ महीनों तक तुम मेरे साथ चले इस जिंदगी के सफ़र में, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। बीते 68 सालों में मैंने तुम जैसा इंसान नहीं देखा जो एक अनजान व्यक्ति को अपना समय देता है। परिवार के बंधन से बनाने वाले ने मुझे पैदाइशी मुक्त कर रखा है। मैंने अनाथ आश्रम में होश संभाला और जवानी छोटे मोटे काम करके अपने पेट पालने में बिता दिया। 20 साल पहले एक लॉटरी का टिकट खरीदा तो ऊपर वाले ने भी तरस खाकर छप्पर फाड़ के दे दिया। मैंने उस पैसे से खूब खाया पिया, घूमा फिरा, लेकिन मैं जहाँ जाता ये अकेलापन मेरे साथ ही रहता। शादी करने की कोशिश की तो लोग मेरे पैसे की वजह से अपनी बेटी देने को तैयार हो जाते, लेकिन उनकी आंखों में मुझे ये लालच दिख जाता। वैसे भी आज़ाद परिंदे को पिंजरा कहाँ भाता है, इसीलिए एक दिन मैंने तय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। जानते हो, वो 100 रुपए का नोट मेरे लिए जरिया है मेरे जैसे लोगों तक पहुँचने का। इस संसार में सबसे भारी बोझ है अकेले होना। किसी का ये बोझ मैं हल्का कर सकूं, किसी के साथ 4 कदम चल सकूं, बस यही चाह थी। और हाँ, इसी बहाने मेरे अकेलेपन को भी दवा मिलती रही। तुम्हारे दिए गए कीमती पलों का कोई मोल नहीं। लेकिन ये चेक मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, ये चेक रख लेना और कल से मुझे कॉल मत करना। ना ही मैं तुम्हें कॉल करूँगा, क्योंकि हमारी राह भले ही एक ही है पर शायद मंजिलें अलग अलग। तुम्हारा दोस्त रमाकांत। अंतिम पंक्तियों ने बिमल को हिला दिया। उसने वकील से कहा, ये कैसा क्लॉज है कि कल से हम दोनों की बात नहीं होगी। मुझे नहीं चाहिए 1 लाख रुपए, रमाकांत जी को वापस कर दीजिए। बात करें या ना करें ये अब उनकी मर्जी, लेकिन मैं चेक नहीं लूँगा। वकील ने कहा, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, एक बार फिर से सोच लीजिए। अभी तो मैं चलता हूँ, अगर आपका मन बदले तो मुझे कॉल करिएगा और ये है मेरा नंबर। वकील अपना कार्ड थमाकर चला गया। विमल के लिए ये रिश्ता कोई मौसमी फसल नहीं था जिसे काटकर वो अपना पेट भर लेता। उसे तो ये रिश्ता एक घना छायादार पेड़ सा लगता था जिसके नीचे बैठकर वो कुछ पल सुकून के गुजारता था। लेकिन वकील ने भी तो सच ही कहा था, 1 लाख रुपए की रकम कोई कम रकम नहीं होती है। सुबह होते ही उसने वकील को फ़ोन किया। क्यों विमल बाबू, आपने अपना मन बदल लिया? वकील ने पूछा। नहीं, मुझे रमाकांत जी का पता चाहिए, विमल ने दृढ़ स्वर में बोला। मैं नहीं दे सकता, वकील ने हिचकिचाते हुए कहा। वो इस सवाल के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं था। मुझे चाहिए उनका पता। उन्होंने मेरा पता तो ले लिया पर उनका पता नहीं दिया। वकील समझ गया कि विमल बिना रमाकांत जी का पता लिए मानेगा नहीं। उसने रमाकांत का पता दे दिया। धन्यवाद कहकर विमल ने फ़ोन रख दिया। विमल समझ गया कि रमाकांत आइंदा ना उसे कॉल करेगा ना ही उसकी कॉल लेगा। बस अब एक ही रास्ता था कि वो रमाकांत से मिलकर उसे समझाए कि रमाकांत उसके जीवन का कितना अहम हिस्सा बन चुका था। सारा दिन बस वो उस चिट्ठी के बारे में सोचता रहा कि रमाकांत का जीवन भी उसके जीवन की तरह रहा होगा। बस दोनों में फ़र्क था तो उनकी आर्थिक स्थिति का। शाम को हल्की बारिश शुरू हो गई। ऑफिस से निकलकर वो रमाकांत का पता ढूंढते ढूंढते नेहरू नगर पहुंच गया। कॉलिंग बेल बजाया तो कुर्ता पैजामा पहने एक वृद्ध सज्जन ने दरवाज़ा खोला। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। इससे पहले विमल कुछ बोल पाता, वो बोले, मैं ही हूँ रमाकांत, तुम विमल हो ना? विमल ने सहमति में सिर हिला दिया। रमाकांत ने उसे अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने का इशारा किया। विमल घर के चारों ओर नजर दौड़ा रहा था। घर का कोना करीने से सजाया हुआ था। मैं जानता था कि तुम 1 लाख रुपए नहीं लोगे, रमाकांत ने उसके ऑब्जर्वेशन में दखलंदाजी करते हुए कहा।
फिर आपने वो क्यों भेजा था? क्या आप वाकई नहीं समझ सके कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? आप मेरी आदत बन चुके हैं और मुझे नहीं चाहिए एक आदत से छुटकारा। मैं नहीं जानता कि आपकी क्या मजबूरी है कि आप खुद को मुझसे इन पैसों के बदले काटना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं कि पैसे के बदले एक दोस्ती जैसा छायादार पेड़ को काट दूं। विमल रोज में बोले जा रहा था, लेकिन उसकी आंखें नम हो रही थी। रमाकांत उसके सामने बैठे उसे एकटक देखे जा रहे थे। अचानक उन्होंने आगे बढ़कर विमल का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, माफ करना दोस्त, गलती हो गई। आज से जब तुम चाहो तब मेरे पास आ जा सकते हो। उस शाम दोनों के स्नेह की बारिशों में उनके बीच खड़ी औपचारिकता की दीवार ढह गई थी। अब रोज विमल ऑफिस से निकलते ही रमाकांत के घर पहुंच जाता। दोनों मिलकर चाय पीते और कभी ढेर सारी बातें करते तो कभी चुपचाप बैठकर कोई किताब या अखबार पढ़ते। पता नहीं कितने महीनों तक यूं ही चलता रहा। अब रमाकांत के घर की जमीन के रेगिस्तान पर हरी दूब उग आई थी और मध्यम स्वर में एक गीत बज रहा था उनकी दोस्ती के नाम। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी, मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। क्या देखता हूँ मैं, कब देखता हूँ, क्या देखता हूँ मैं, कब देखता हूँ, तेरी नजर से मैं सब देखता हूँ। तेरी कसम ये हाथ है मेरे, मगर इन हाथों में ताकत तुम्हारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी, मुझे जिंदगी से भी प्यारी है।
हमसे जो उलझे वो होगा दीवाना, हमसे जो उलझे वो होगा दीवाना। आवाज तू दे मैं बांधू निशाना, उड़ते हुए पंछी के पर हम काट लें कि मैं जाल हूँ तू शिकारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। हम हैं जवानी के दिन रात जैसे, हम हैं जवानी के दिन रात जैसे, लगता है बचपन से है साथ जैसे। दिल यार का या यार की अपना है क्या, ये वर्दी भी तो सरकारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जवाब बिच नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। तो अब तक की कहानी में आपने सुना कि बिमल और रमाकांत बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। एक दिन ऑफिस में साहनी साहब ने कहा, बिमल तुम कल भोपाल चले जाओ, एक पेमेंट कलेक्ट करना है और 3 दिन बाद वापस आ जाना है। शाम को घर आकर उसने रमाकांत को ये बात बताई तो रमाकांत ने उसे भोपाल में देखने लायक जगहों की लिस्ट थमा दी। अगले दिन सुबह जब बिमल उठा तो उसकी बाईं आंख फड़क रही थी। उसका पता नहीं क्यों लेकिन अजीब सी बेचैनी हो रही थी। सुबह 9:30 बजे वो स्टेशन पहुंच गया, लेकिन उसे ट्रेन में बैठने का बिल्कुल मन नहीं था। पहले भी वो शहर से बाहर गया था, लेकिन उसे इस तरह से बेचैनी महसूस नहीं हुई थी। नौकरी छिन जाने के डर से वो ट्रेन में बैठ तो गया, लेकिन उसका मन इस आशंका से भारी हुआ जा रहा था कि कहीं तो कुछ अनर्थ होने वाला था। रात को भोपाल पहुंचते ही बिमल ने रमाकांत को फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। शायद फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, यह सोचकर विमल ने दोबारा कॉल नहीं किया। रात को सोने लगा तो फिर वही बेचैनी होने लगी। होटल के रूम में वो घड़ी की सुई ताकता रहा रात भर। सुबह उठकर जब उसने रमाकांत को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन फिर भी स्विच ऑफ ही आया। सारा दिन वो रमाकांत तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। उसकी आशंका अब यकीन में बदलती जा रही थी कि कुछ तो अनहोनी हुई है। पेमेंट कलेक्ट कर उसने उस शाम वकील को फ़ोन किया तो पता चला कि रमाकांत को दिल का दौरा पड़ा है और अब वो आईसीयू में है। विमल के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उसकी ट्रेन अगले दिन की थी, लेकिन उसने रात वाली बस पकड़ी और शहर पहुंचते ही वो सीधे हॉस्पिटल गया। वहाँ रिसेप्शन पर जब पहुंचकर उसने रमाकांत का नाम पूछा तो वहाँ बैठी नर्स ने कहा कि उनसे सिर्फ किसी विमल शर्मा को मिलने की इजाज़त दी है डॉक्टर ने। विमल ने अपना आई कार्ड दिखाते हुए अपना पर्चा दिया। हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने उसे आईसीयू के बेड नंबर 6 के सामने लाकर खड़ा कर दिया।
और कहा कि इनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन ये आपका नाम बार बार ले रहे हैं, इसीलिए आपको इनसे मिलने की इजाज़त दी गई है। अपने दोस्त की ऐसी अवस्था देखकर वो पागल सा हो गया। रमाकांत के पास बैठकर बस एक ही बात कहे जा रहा था, तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। अचानक रमाकांत ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कांपते हुए टूटे शब्दों में कहा, दोस्त, मैंने इस हॉस्पिटल को अपना देह दान कर दिया है। तुम मेरे जाने के बाद अखबार में मेरे जाने की खबर छपवा देना और हो सके तो एक शोक सभा भी रखना। कहते कहते रमाकांत फिर स्थिर हो गया। नर्स ने उसे आकर बाहर जाने को कहा। आईसीयू के बाहर बैठ वो सामने खिड़की से ढलता हुआ सूरज देख रहा था। 15 मिनट बाद डॉक्टर ने आकर उसे खबर दी कि रमाकांत अब नहीं रहे। विमल की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और मन के अंदर एक गाना गूंज रहा था। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। बनके हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया था। बनके हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया था। प्यार अपना से भी ज्यादा किया मुझे तूने। लोग कहते हैं तू पराया था, लोग कहते हैं तू पराया था। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू
याद आते हैं जब करम तेरे, मेरी आँखों से अश्क बहते हैं। तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हई खुशी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी और बिल्कुल यही करना है हमें भी अपने जीवन के साथ। अकेलेपन से बाहर निकलिए, दोस्त बनाइए और सबके साथ भाईचारे से रहिए। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी जितनी भी ज़िंदगी है उसे हम पूरी ईमानदारी से, खुशी से बिताएंगे और हमारे आसपास के जितने भी रिश्ते नाते हैं उनमें मिलजुल कर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। यही कोशिश होनी चाहिए हम सबकी। और कहानी के अंत में एक गीत किया आप सबके लिए। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। प्यार है जिंदगी की निशानी, ये बुजुर्गों का कहना है यारो। एक ही साज के तार हैं सब, हमको मिलजुल के रहना है यारो। ये प्यार है जिंदगी की निशानी, ये बुजुर्गों का कहना है यारो। एक ही साज के तार हैं सब, हमको मिलजुल के रहना है यारो। हे सोचो कल क्या थे, देखो अब क्या हो तुमको, ये न डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। करतार तो जान तुम हो, नाम कुछ हो मगर ये न भूल
सबसे पहले तो इंसान तुम हो। हे राम ये है तो रहमान तुम हो, ये है करतार तो जौन तुम हो। नाम कुछ हो मगर ये न भूलो, सबसे पहले तो इंसान तुम हो। हे नन्हे शहजादों कल के नेताओं, तुमसे हमने क्या क्या उम्मीदें हैं लगाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। जनता है वो ताज देखो, हर जगह प्यार की है कहानी। प्यार सदियों से अब तक अमर है, और हर चीज है आनी जानी। ये अजंता है वो ताज देखो, हर जगह प्यार की है कहानी। प्यार सदियों से अब तक अमर है, और हर चीज है आनी जानी। ये जब तक ये दुनिया है तब तक ये जिंदा है। सबने सर झुकाया जब इनकी याद आई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते